अच्छा। और मंत्री वाले घरों में और हमारे वालों में भी जमीन आसमान का फर्क मिल जाएगा। एक्शन लिया और विद इन 3 मंथ में तो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई। ओके जी, याद तो आता होगा इंडिया। हाँ जी, बहुत याद है तभी। तो हम यहाँ तो हमारा मंत्री भी इमेजिन नहीं कर रहा वहाँ की जो हम लग्जरी लाइफ जीते के अकॉर्डिंग आप इधर उधर नहीं हो सकते, चाहे प्रधानमंत्री अपना गाड्डा दोस्तों यदि आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो एक नाम और एक नाम के साथ है जो हमारे इंडिया की पॉलिटिकल जो गतिविधियां हैं, राजनेताओं पर कमेंट्स अक्सर आप एक महिला के देखते होंगे और वो महिला रहती हैं ऑस्ट्रेलिया में, नाम है उनका नीतू मलिक। तो नीतू मलिक जी आजकल ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आई हुई हैं और हमें मौका मिला उनके साथ बातचीत करने का। तो विस्तार में हम बात करेंगे, ये महिला हैं, महिला होते हुए ऑस्ट्रेलिया में कब पहुंची, कैसे पहुंची और महिलाओं के लिए ऑस्ट्रेलिया कैसा है। हमारे देश की जो बेटियां हैं, जो लड़कियां हैं, वह ऑस्ट्रेलिया पढ़ना चाहें, वहां जाना चाहें तो किस चीज़ में उनके लिए स्कोप है और उन बेटियों के लिए ऑस्ट्रेलिया कितना सुरक्षित है, सभी मुद्दों पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। मैं आपका दोस्त करमपाल गिल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैडम जी नमस्ते। नमस्कार करमपाल गिल जी। सबसे पहले तो ये बताओ कि ऑस्ट्रेलिया कितने साल पहले पहुंच गए थे आप? मैं 15 ईयर्स पहले गई थी ऑस्ट्रेलिया। 15 साल। उसमें तो इतना ज़्यादा रुझान नहीं था, तो कैसे मतलब जाना हुआ वहाँ पर? और एक्चुअली मैं लेक्चर थी चंडीगढ़। अच्छा। और मेरे हस्बैंड भी चंडीगढ़ पुलिस में थे जी। और हम वहाँ पंजाब के लोग बहुत रहते हैं। जहाँ मैं लेक्चर थी वहाँ हमारा 80-90 लोगों का स्टाफ था जी। तो हर तीसरे दिन लोग कहते थे साडा मुंडा बाहर हो गया, साडी कुड़ी बाहर हो गई। तो मेरा दिमाग घूमा, भाई मैं हरियाणा की एक ही थी वहाँ पे जी। तो मैंने कहा भाई ये बाहरों बूरों का क्या चक्कर है, अभी मैंने भी समझाओ जी। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा बताया तो फिर मैंने एक तुरंत में हरकत में आई कि भी एक बार जाके जरूर देखेंगे, नहीं तो आके अपनी जॉब कर लेंगे। जी। अच्छा नहीं लगा तो बस मैंने एक्शन लिया और विद इन 3 मंथ में तो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई। ओके। हाँ अचानक हुआ? अचानक ही जी। तो आप चंडीगढ़ में लेक्चरर थे? हाँ जी। तो वहाँ जाके फिर क्या लेक्चरशिप की पढ़ाई की? नहीं, मैंने लेक्चरशिप नहीं की, मैंने मास कम्युनिकेशन भी किया हुआ था। मैंने उससे रिलेटेड सोचा मैं सोशल वर्क करूंगी तो मैंने मास्टर ऑफ सोशल वर्क किया, डिप्लोमा ऑफ कम्युनिटी वेलफेयर वर्क किया और बिजनेस मैनेजमेंट किया। तो फिर मैं डिफरेंट उसमें चलेगी, मैंने एज ए साइकोलॉजिस्ट काम किया वहाँ पे। ओके। और अब मैं रियल एस्टेट के बिजनेस में हूँ फिलहाल। जी जी जी। और भाई साहब जो पुलिस में थे उन्होंने भी फिर वहाँ से क्विट किया जॉब से कि बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है, अब हम यहीं रहेंगे। अच्छा। तो उनका अब अच्छा खासा बिजनेस है ट्रांसपोर्ट का, तो ही इज आल्सो एंजॉयिंग हिज लाइफ देयर। ओके। हाँ जी। तो कितने दिन में आ जाते हो वहाँ से अब इंडिया में? एक्चुअली मैं तो अब जनवरी फरवरी में ही आई थी। अच्छा। तो अब की बार फिर जाट पार्लियामेंट था, उसमें इनविटेशन था। अच्छा, जयपुर में? हाँ जी जी जी। तो जल्दी आ गई। उससे पहले मैं 7-7.5 साल में आई थी, जब जनवरी फरवरी में आई थी। याद तो आता होगा इंडिया? हाँ जी, बहुत याद है। तभी हम अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं वहाँ पे कि जब बाहर जाते हैं ना जी, जब हमें एक चीज से दूर हो जाते हैं ना, जब उसकी वैल्यू पता लगती है। बिल्कुल। जैसे अब यहाँ के लोगों को थोड़ी वैल्यू कम है अपने कल्चर की, अब हमें समझ में आया कि हमारा कल्चर बहुत रिच है, बहुत रिच है, हर जगह पहुँचना चाहिए। अब हमें वैल्यू हो गई। क्या जैसे आपके माइंड में जो इसे आया कि हमारे यहाँ का कल्चर रिच है, तो वहाँ के और हमारे यहाँ के कल्चर में थोड़ा डिफरेंस बताओ किस तरह का है? एक्चुअली कल्चर जो अपना यहाँ पे योग है, पूजा पाठ है, नमस्कार करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं। वहाँ पे हेलो हाय का जमाना है, हाथ मिलाने का, गले मिलने का। तो अगर हम स्पिरिचुअल तरीके से देखेंगे तो हमें किसी के से हाथ नहीं मिलाने चाहिए। हमारे बुजुर्ग नमस्ते करते थे। अब जैसे क्वारंटाइन काल में भी ये सब हुआ कि डोंट टच, सोशल डिस्टेंसिंग बनाओ, इंडिविजुअल जो है वो डिस्टेंस बना के रहे। तो इस तरह का योग और सब हमारा ही तो है, गीता का ज्ञान हमारे यहाँ पे हुआ है। तो कितने बड़े बड़े जैसे ये स्टीफन कोली जैसे जो थे, अपना गीता लेकर और वहाँ लाख लाख डॉलर एक मिनट का लेते हैं। ज्ञान हमारा और पैसे वो कमा रहे हैं। तो हमें भी समझ आया हमारा कल्चर बहुत रिच है, तो इसलिए और वैल्यू बढ़ी। जी, बहुत बढ़िया। तो जैसे आपने बताया कि और पहनावा अपना यहाँ कितना, मैंने देखा प्योर हरियाणवी पहनावे में आप यहाँ सूट में सलवार में और यहाँ पर, तो वहाँ के और अपने यहाँ के पहनावे में कितना अंतर है महिलाओं के खासकर? एक्चुअली चाहे महिला हो चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी हो, वहाँ पे एक प्रोफेशनल ड्रेसअप सेंस है। अच्छा। शर्ट पैंट या स्कर्ट पैंट या ब्लेजर, सूट बूट में हम रहते हैं वहाँ पे, या फिर ड्रेसअप ऐसी जो ड्रेसेस नहीं होती जैसे लॉन्ग फ्रॉक्स और इस टाइप की, तो वो हम पहनते हैं प्रोफेशनली। कई प्रोफेशनल ऐसे जिनमें उनकी यूनिफॉर्म है कंपनी की, तो उस अकॉर्डिंग पहनना पड़ेगा। तो ऐसे हर प्रोफेशन की वहाँ पे एक प्रोफेशनल ड्रेस है। हाई हील पहनना और तैयार अप रहना। ऐसे ही जेंट्स जो हैं वो भी सूट बूट में रहते हैं हमेशा, गर्मी हो सर्दी हो, चाहे एमपी हो कोई हो। क्या मौसम का बताओ, गर्मी सर्दी जैसे आपने जिक्र किया?
यहाँ से अपोजिट चलता है अपना। अच्छा। अब जैसे वहाँ पे चल रहा है सर्दी, हम्म। और जब मैं पिछली बार यहाँ आई थी, यहाँ सर्दी थी, वहाँ हमारे गर्मी थी। अच्छा। खासकर स्पेशली जिस सिटी में मैं रहती हूँ, ब्रिस्बेन, वहाँ दोनों मौसम आते हैं, लेकिन उल्टा आते हैं इसके। अच्छा, उल्टा आते हैं इंडिया तो गर्मी यहाँ से ज्यादा होती है या सर्दी यहाँ से ज्यादा होती है, या कितना रहती है? सर्दी होती तो है, लेकिन यहाँ से ज्यादा नहीं होती। और एक हमारे वहाँ पे ओजोन लेयर नहीं है, डायरेक्ट हीट आती है। अच्छा। हम ज्यादा देर सन के अंडर खड़े नहीं रहते विदाउट प्रोटेक्शन, जैसे सनस्क्रीन, और हमें गोगल्स लगाने, हैट पहनी है। स्कूल में भी बच्चों के अनिवार्य है, अगर किसी बच्चे की हैट नहीं है तो उसको ग्राउंड पे खेलने को नहीं मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी कि नो हैट नो प्ले। ओके। हाँ जी, तो ये कंपल्सरी चीजें हैं कि ओजोन लेयर सीधी आ रही है, सीधी आ रही है जी। अच्छा, आप महिला हो जी, तो ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया महिलाओं के लिए, महिलाओं के रहने के लिहाज से कितना सुरक्षित देश है, किस तरह का देश है? अगर देखें ओवरऑल अपन इंडिया से तुलना करके भी हाँ देखें। जी, इंडिया से तुलना करके देखें तो हम वहाँ पे बहुत ज्यादा सुरक्षित है। अच्छा। जैसे मैं अब यहाँ पे आई हूँ, मैंने कोई छोटी मोटी ज्वेलरी पहन ली, क्योंकि जॉब पे वहाँ नहीं पहन पाते, तो हमारा ट्रेडिशन की ज्वेलरी हम यहीं पहन पाएंगे। तो मुझे अक्सर ये सुनने को मिलता है कि ना ना तोड़ लेंगे, बोले आओ ना पेरियड है कुछ भी तो लेकिन मुझे तो पहनना है भाई, ऐसे कैसे तो कोई तोड़ लेगा। वहाँ पे जाए हम जितना मर्जी नौलखार पहन के खड़े रहे। अच्छा। कोई तोड़ना तो दूर है, कोई देखेगा भी नहीं। देखेगा भी नहीं। हाँ जी, वी आर वेरी सेफ देयर। ओके ओके। हाँ जी, और किसी प्रकार का डर नहीं है, चाहे हम आधी रात में अपनी जॉब खत्म करके आ रहे हैं, चाहे हम पब से आ रहे हैं, चाहे हम पार्टी से आ रहे हैं, या किसी सोशल फंक्शन से आ रहे हैं, तो वहाँ डे नाइट में कोई डर नहीं है। अच्छा जी। हमारे बच्चे भी बहुत सुरक्षित हैं। रात को मान लिया महिलाएं अकेली 11-12 बजे रात को आ सकती हैं घर पे? वहाँ पे महिलाएं, हमारी जो स्टेट है वो क्वींसलैंड की स्टेट है, एक महिला प्रधान है। हमारे वहाँ महिलाओं की बहुत सुनी जाती है, फर्स्ट प्रायोरिटी महिलाओं की है। जैसे एज ए पेरेंट हमारे यहाँ पे पिता का नाम, जैसे हम पहले बताते हैं, आप भी मेरे से पूछेंगे तो मैं पहले अपने पिता का ही बताऊंगी। तो वहाँ पे पिता का नाम जरूरी नहीं, मदर का नाम फर्स्ट प्रायोरिटी है। बच्चे के साथ मदर का नाम है इनफ, वी नो नीड आस्क द फादर नेम। यहाँ तो माँ का नाम कोई जरूरी नहीं है। जी, यहाँ तो पिता का नाम है। इतनी मेहनत करते हैं, हमारा नाम कहीं चलता ही नहीं, कहते हैं यो फलानेगा यो धकड़ेगा। हम बूढ़े होके मर जाते हैं, हमारा माँ का नाम कहीं कहीं नहीं आता, कभी कभी आता है। और लोग आई जाम जाम के हर जे है और उसका नाम मेरे को नहीं किया। हाँ जी, तो वहाँ पे ये है, रूल्स अच्छे हैं, रेगुलेशंस अच्छी हैं, काफी अच्छा है। हाँ जी। तो ये बताओ कि जैसे आप वहाँ गए और अच्छा करियर बना, यहाँ भी अच्छा करियर छोड़ के गए, लेक्चरिंग की नौकरी आप, तो हमारे यहाँ जो हरियाणा की, इंडिया की बेटियाँ और वो वहाँ ऑस्ट्रेलिया जाना चाहें तो एजुकेशन में वो मान लिया यहाँ से 10वीं 12वीं कॉलेज में एजुकेशन वहाँ करना चाहते हो, किस चीज़ की एजुकेशन करें और किस चीज़ में स्कोप ज़्यादा है? जी, देखो स्कोप तो हर प्रोफेशन के हैं, हर फील्ड के हैं। हम ये नहीं कह सकते ये प्रोफेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे अपने यहाँ क्या अराउंड द वर्ल्ड ही, खासकर हम इंडियंस ने ये फैलाया हुआ है कि डॉक्टर की करो या फिर इंजीनियरिंग करो, आईटी में जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। हर प्रोफेशन इम्पोर्टेंट है, आप जिसमें चाहे वहाँ करियर अपना सेटअप कर सकते हैं, एज का कोई सिस्टम नहीं है। जैसे आज मैं पहले साइकोलॉजिस्ट थी, यहाँ से नई गई तो मैंने साइकोलॉजिस्ट की जॉब की, मैंने उसके लिए पढ़ाई करी, अपना सिस्टम जमाया, फिर मैंने अब 6-7 साल जॉब करके मैंने सोचा नो आई डोंट वांट टू डू, इट्स इनफ, मैंने अब प्रोफेशन चेंज करना है। तो मैंने रियल एस्टेट में मैं आ गई, मैंने रियल एस्टेट का कोर्स किया, उसका सर्टिफिकेट लिया, फिर लाइसेंस लिया और मैं उस बिजनेस में एंटर कर गई। अब मेरा 4-5 साल बाद मुझे लगेगा कि इट्स इनफ, आई वांट टू चूज द अनदर, क्योंकि हम हर एक्सपीरियंस लेना चाहिए हमें अगर स्कोप है तो आप वहाँ जब चाहें जिस प्रोफेशन में अपना लक आजमा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं तो है। यानी फिर भी मेरा पूछने का ये मतलब था कि जैसे हमारे यहाँ बेटियां हैं, अपने यहाँ तो फिर भी इंडिया में ना कोई भी बेटी को भेजता है तो सबसे पहले ये भेजता है कि भाई मेडिकल करवाओगे, नॉन मेडिकल, डॉक्टर करवाओगे, इंजीनियरिंग करवाओगे या सिंपल ग्रेजुएशन में बीएससी की डिग्री दिलवाओगे। उस लिहाज से मैं पूछना चाह रहा था कि उस लिहाज से बेटियां ले तो किस चीज़ में एडमिशन वहाँ ले सकती हैं, किस चीज़ के कॉलेजेस ज़्यादा हैं, किस चीज़ के वहाँ डिमांड ज़्यादा है, उस लिहाज से। अगर आप ये तो जैसे आपकी बेटी है फॉर एग्जांपल, उसने +2 किन सब्जेक्ट्स में की है, फर्स्ट ऑल तो हम बच्चे का इंटरेस्ट देखेंगे, जिस उस सब्जेक्ट्स में उसने +2 की है उस हिसाब से हम उसका ग्रेजुएशन का स्टडी चूज करेंगे और उसी हिसाब से हमें एडमिशन मिलेगा। उसके लिए हमें आइलेट्स में बैंड क्लियर करने पड़ेंगे। जैसे आप
आर्ट साइड से किए हुए हैं या बीकॉम से किए, जैसे अकाउंटिंग करना चाहती कोई लड़की, अकाउंटिंग के बहुत स्कोप है वहाँ पे, लीगल स्टडीज के जैसे लॉ वगैरह इनके बहुत स्कोप हैं, नर्सिंग के बहुत स्कोप हैं, और अपने जो ये आईटी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकली और सारे जितनी, सबके बहुत स्कोप हैं। अगर आप साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं उसके बहुत स्कोप हैं, आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रोफेशन, टीचिंग तो हर जगह ही बहुत अच्छा प्रोफेशन, पीसफुल है। तो इस तरह से बच्चे के इंटरेस्ट पे हमें डिपेंड करता है, हमें आईलेट्स का पेपर क्लियर करना होगा, अपने डिग्री अपने सब्जेक्ट्स के अनुसार 6 इन ईच लेना है, 7 ईच लेना है, यूनिवर्सिटी में जाना है या कॉलेज से कोई डिप्लोमा करके डिप्लोमा लीड टू डिग्री लेना है, कई तरह के कोर्सेज होते हैं। तो फिर हमारे पास पासपोर्ट होना चाहिए, फिर हम वो अपना फाइल तैयार करके किसी कंसल्टेंट के थ्रू, जो यहाँ पे कहते हैं 20-20 लाख रुपए लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उसके थ्रू हम वहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी में संपर्क बनाएंगे तो वहाँ से हम COE मंगा लेंगे और फिर हम अपना वीजा अप्लाई करेंगे, फिर एम्बेसी की जो फीस होगी वो देनी पड़ेगी और हमारा जो मेडिकल होगा वो देना पड़ेगा, और कॉलेज या यूनिवर्सिटी की जो 6 मंथ की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की फीस वो देनी होगी। और बच्चे को क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट हो जाएंगे, अपने इंडिया से जाएंगे, तो हमें थोड़ा मनी दिखाना पड़ता है कि हम अपनी फीस भरने के काबिल हैं, इसलिए वो मनी शो करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू अवर कोर्स फीस। यूँ नहीं है कि हमें 50 लाख शो करना है और 20 लाख एजेंट को देने हैं और फलाना देना और फिर बाहर कहेंगे धांधड़ेबाजी होगी, नहीं, दिस इज द लीगल प्रोसेस टू गो देयर। हाँ जी, अगर कोई जाना चाहे पूरे हरियाणा में कहीं से भी तो हम हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। लीगल में हम रास्ता बताएंगे, जगह बताएंगे, वहाँ उनकी हेल्प करेंगे रहने में, खाने में, उनको रास्ता बताने में। कई बच्चे वहाँ जाके कोर्स चेंज कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो भी उनको बता सकते हैं कि जिसमें परमानेंट रेजिडेंसी हो। कैसे संपर्क करें फिर? मेरे से मेरी फेसबुक है, उसमें मेरा नंबर भी है और वहाँ मैसेंजर में भी मैसेज भेज सकते हो। मैं तो हमेशा जिनके ऐसे इंपॉर्टेंट मैसेज होते हैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ कि अगर हम किसी का कुछ भला कर पाए तो करना चाहिए एटलीस्ट। और बहुत सारे ना मतलब काफी दोस्त हैं यहाँ, वो 6 महीने तो सिर्फ इसी उधेड़-बुन में निकाल देते हैं कि बच्चे को कनाडा भेजना है या अमेरिका भेजना है या ऑस्ट्रेलिया भेजना है या जर्मनी में भेजना है, कहाँ करें, आईलेट्स का उसका पेपर उसका 2-3 बार पहले कोई मैक्सिमम बच्चे कर जाते हैं, लेकिन काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 2 बार में करना होता है, 3 महीने लग जाती है। हाँ, लग जाता है। तो इसी उधेड़-बुन में निकाल देते हैं कौन से देश में भेजें। आप वहाँ रहते हो, आपको तो कनाडा की, अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया का सब पता होगा, कौन सा देश आपको अच्छा लगता है? एक्चुअली देखो, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ, ऑब्वियसली मुझे वही कंट्री अच्छा लगेगा। अगर मैं ना भी वहाँ रहती तो बहुत सारे कनाडा में हैं मेरे फ्रेंड्स जो रोहतक से गए हैं कहीं, तो वो मुझे हर बार कहते कि काश हमारा भी ऑस्ट्रेलिया हो जाता, क्योंकि वहाँ स्नोफॉल बहुत होता है, बर्फ बहुत जमती है। और हाँ जी, जितने ऑस्ट्रेलिया में स्कोप्स हैं जॉब्स के, वहाँ कनाडा में नहीं है। और अमेरिका में भी आप देखेंगे तो लोगों को बहुत जल्दी से परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिलती। ऑस्ट्रेलिया में पहले तो बहुत आसानी से मिल जाता है, आसानी तो क्या, थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ती है। अब थोड़ा सा उन्होंने और स्ट्रिक्ट रूल बना दिए, जैसे आईलेट्स के बैंड बढ़ा दिए, 18 ईच, 7 ईच, किसी कोर्स में 9 भी लेने पड़ जाए। पीटी और आईलेट्स एक ही होता है। तो लोगों की ना सुन के थोड़ा सर्च करनी चाहिए और ऐसे लोगों से संपर्क साधना चाहिए जो उनको राइट वे बताएं। और अमेरिका भी आजकल देखो तो इतना, वहाँ पे भी जॉब स्कोप कम है, पे रेट कम है ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन। तो मैं तो ऑस्ट्रेलिया ही प्रेफर करती हूँ, लेकिन ये बच्चे के और उनके पेरेंट्स पे और उनके लक पे या उन्होंने जो भी डिसीजन बनाया है उस पे डिपेंड करता है। लेकिन जो 6 महीने गुजारने वाले लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि मेक योर माइंड फर्स्ट एंड create the stability and go ahead. Then don't think कि ये अच्छा है वो बुरा है। आप जहाँ जाएंगे आपके लिए वही अच्छा हो जाएगा। करने पे तो हमने ही है, कर्म तो हमारा ही होगा। यस यस। हाँ जी। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बहुत अच्छी अच्छी बातें हम अभी कर रहे हैं। आपने 2 बातें बताई, एक तो परमानेंट रेजिडेंटशिप की और एक पे स्केल की। और महिलाओं को क्या कुछ फर्क रहता है पे स्केल में महिलाओं में और पुरुषों में इस तरह का? देखिए, मेरी नोटिस में तो ऐसा नहीं आया कि जहाँ मैं जॉब में रही हूँ कि वहाँ पुरुष को ज्यादा मिल रहा हो। मेरी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल सर्वे करते हैं तो वहाँ कुछ आंकड़े ऐसे निकले हैं कि कहीं कहीं जेंडर भेदभाव हो रहा है। लेकिन अभी जो हमारी लेबर की गवर्नमेंट आई है, मैं भी उसी पार्टी में हूँ, तो हम ये पॉलिसी चेंज करेंगे और महिलाओं के लिए और भी अच्छे अच्छे स्कोप लेके आएंगे। हम इक्वलिटी करेंगे और हमारी जो लेबर पार्टी है उसमें 50% टिकट मिलती है लेडीज को, बाकी किसी भी पार्टी में नहीं मिलती। इवन इंडिया में कुछ नहीं मिलता। इंडिया में तो 33% में एक आधी महिला कोई मुश्किल से आती है, बाकी तो सारे ये अपने
बूढ़े नेता ही पीछा नहीं छोड़ते, रिटायर ही नहीं होते। बिल्कुल। और मैंने देखा अभी आपके जो नई सरकार बनी है हाँ जी। उसमें लगभग 10 मंत्री बने हैं। हाँ जी। गृह मंत्री भी महिला है, विदेश मंत्री महिला, और पहली बार शायद इस तरह का पोर्टफोलियो वहाँ एक मंत्रालय कैबिनेट बनी है जिसमें कि महिलाओं को खूब प्रतिनिधित्व दिया गया है। हमारी स्टेट में भी हमारी लेबर की गवर्नमेंट है, 3rd टर्म में है। ओके। तो वहाँ पे 50% महिलाएं ही MP हैं। और सेंटर में भी अभी जस्ट हुई थी इलेक्शन थोड़े दिन पहले, 20-25 दिन पहले गवर्नमेंट बनी। और जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात चल रही है, अभी हम यहाँ रोहतक की तिलियार लेक पर बैठे हैं। हाँ जी। और गर्मी है, पसीना भी आया हुआ है। हाँ जी। और यहाँ का जो जलवायु की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की जलवायु की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में जो अभी चुनाव हुए हैं 2-3 महीने पहले, वहाँ जलवायु परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा रहा। और इसी मुद्दे पर जो ग्रीन्स पार्टी थी उसके काफी कैंडिडेट जीत गए, और लेबर और लिबरल के कई बड़े बड़े हैवीवेट जो नेता थे वो चुनाव हार गए। तो जलवायु परिवर्तन वहाँ क्यों इतना बड़ा मुद्दा है, किस तरह का क्या है मामला? देखिए, जैसे ग्लोबल वार्मिंग जी का जो चल रहा है मुद्दा पूरे वर्ल्ड वाइड, यही मेन कारण है। हम ह्यूमन जो है रिसाइकलिंग अच्छे से नहीं कर रहे, लुक आफ्टर नहीं कर रहे अपने नेचर को। और ग्रीन जो पार्टी है वो एक रीजनल पार्टी है। उसके बहुत ज्यादा कैंडिडेट तो नहीं थे, कुछ एक कैंडिडेट जीते हैं जो बहुत हैवी लक के साथ आए थे। ऐसा उनके पास, ग्रीन पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं था। उनके पास एक ही मुद्दा था, मेडिकेयर विद डेंटल जो है वो भी मेडिकेयर में लेके आएंगे। मेडिकेयर क्या होता है? मेडिकल फैसिलिटीज के लिए कार्ड बनता है ग्रीन सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट के लिए। तो उससे हमारा जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज है वो फ्री रहती हैं बिल्कुल। तो वो डेंटल को भी मेडिकेयर पे करना चाहते थे। यही एक मुद्दा था ग्रीन पार्टी के पास, बाकी कोई मुद्दा ही नहीं था उनके पास। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जलवायु का वो ग्रीन है तो बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। बट वहाँ जलवायु परिवर्तन, लोग सेंसिटिव हैं अपने पर्यावरण के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति, इतना तो है हमारे यहाँ की बजाय। हाँ, इतना तो देखो, वहाँ पे आप कहीं कोई ऐसा घर नहीं आपको मिलेगा, कोई ऐसा हाईवे आपको नहीं मिलेगा, कोई ऐसी सिंगल जगह नहीं मिलेगी जहाँ पे ग्रीनरी ना हो। और लुक आफ्टर भी एक एक सिटीजन बहुत अच्छे से लुक आफ्टर करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अब जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ, ये नमकीन के पैकेट पड़े हैं इस लेक में, और वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल तैर रही है, वो कितना डस्ट पड़ा है, पत्ते पड़े हैं जी। हमारे वहाँ पे ये सब नहीं है। अच्छा। मैंने कोल्ड ड्रिंक पिया है, मैंने खाया पिया है, मैं अपना डस्ट उठाऊंगी और बकायदा डस्टबिन में डालूंगी। हर नागरिक को कहने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो यहाँ जगह जगह डस्टबिन में डस्ट नहीं फेंका हुआ। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी नहीं है, ये हम आम नागरिक की जिम्मेवारी है। वहाँ पे हर नागरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अगर रूल बना दिया तो वहाँ गवर्नमेंट हर बार थोड़ी कहने आएगी। वहाँ पे हर नागरिक रूल को फॉलो करता है, कोई नहीं फॉलो कर रहा है तो टोक देते हैं। हमारे यहाँ कैसी चेंज आएगी? हमारे यहाँ देखो, हर एक नागरिक को जागना होगा जी। उसकी शुरुआत क्या, कहाँ से होनी चाहिए? स्कूल लेवल से होनी चाहिए, छोटे बच्चों को? हमारे यहाँ तो हम ये देखते हैं, चाहे कोई कम पढ़ा लिखा है या हायर फैमिली से रिलेटेड है, वो भी उनका नेचर सबका एक जैसा ही होता है, खाना ऐसे फेंकते हैं। उसके पीछे देखो बेसिक रीजन क्या है कि सबका, चाहे कोई हाई फाई क्लास फैमिली बनी हुई है, चाहे कोई MP बना हुआ है, चाहे कोई हम मिडिल क्लास हैं या बिल्कुल नॉर्मल घर जो परिवार रह रहे हैं, एक ही रीजन है यहाँ पे, संस्कार नहीं देते, सिखाते ही नहीं। अच्छी बात, सिखाते नहीं है। और फिर उनको एडिक्शन नहीं देते, उनको कहते नहीं कि अच्छी आदत करो। जैसे मैंने को 2 एग्जाम्पल मैं यहाँ के बताती हूँ आपको जिनका मुझे एक्सपीरियंस हुआ। मैं पेट्रोल पंप पे गई हूँ पेट्रोल डालने। चलो यहाँ तो वो डालते हैं खुद ही, हम बोल देते हैं इतने का डाल दो। हमारे वहाँ हम खुद ही डालते हैं पेट्रोल। अच्छा। हाँ जी, खुद ही डालेंगे, खुद ही फिर पेमेंट देकर आएंगे वहाँ पे काउंटर पे। मतलब सेल्समैन नहीं होता वहाँ पर? वहाँ कोई सेल्समैन, कोई पेट्रोल पंप पे सेल्समैन नहीं होता? वो अंदर होते हैं जहाँ पे कन्फेक्शनरी भी होती है, साथ में ग्रोसरीज वगैरह भी होती है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह अदर सामान भी। तो वो काउंटर पे रहते हैं उनका स्टाफ। बाहर हम अपनी सर्विस खुद करेंगे। इतनी ऑनेस्टी है कि अब तेल डाला और अपने आप पेमेंट कर दिया? हाँ जी, वहाँ कैमरे लगे हैं ना। अगर आप डाल के निकल गए बाय चांस, आपकी इंटेंशन नहीं है पे करने की, या आप भूल गए, तो वो आपका नंबर प्लेट निकाल लेंगे और फिर पुलिस वाले थाने में दे देंगे, क्लोजेस्ट वाले में। तो पुलिस आपको कॉल कर लेगी कि आप ये फॉरगॉट हो गए हो या स्टील किया है, तो यू शुड पे। ओके। तो वो आपको पे करना पड़ेगा। फिर बंदा कहेगा मेरे पास इतना मनी नहीं है कि मैं नहीं पे कर सकता, तो उनकी इंस्टॉलमेंट बना देते हैं। $50 किसी के पास नहीं है तो वो $10 बना देंगे कि एवरी वीक पे कर दो जी। तो ये यानी पकड़ में आ जाएगा, तो वहाँ मतलब ऑनेस्टी है, ये बहुत रेयर केसेस होता है ऐसा। जी। और दूसरा, यहाँ पे मैं पेट्रोल डाल रही थी, तो जो पेट्रोल डाल रहा था वही लड़का मोबाइल पे लगा हुआ है। हालांकि हमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि मोबाइल बंद होने चाहिए जब हम पेट्रोल डालते हैं, ब्लास्ट हो सकता है। तो मैंने उसको बोला, भाई ये आप गलत कर रहे हो, मैं नहीं डलवा सकती ऐसे, आप पहले मोबाइल बंद करो। बोले ना दीदी, यो हरियाणा प्रधान है, बोले आड़न यूं चल रहा है। मैंने कहा नहीं, गवर्नमेंट ने मना
किया हुआ है ना, तो तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, बंद करो तुम, मेरे सामने तो एटलीस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल। दूसरा आ जाता है सीट बेल्ट का मामला। जी। हमें आदत है बैठते ही सीट बेल्ट लगानी चाहिए, हम फ्रंट सीट पे बैठे हैं, चाहे ड्राइवर पे चाहे पीछे वाले पे। यहाँ पे सिर्फ ड्राइवर के लिए कंपलसरी कर रखा है, तो अगर मैं बोलूँ कि आप सीट बेल्ट लगाओ, कार पी 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 कर रही है मेंढक, कहते ना बोला बोलने दे, हम नहीं लावा। और मैं उनको ये सिखा थक गई हूँ कि ये किसी के लिए नहीं है, ना पुलिस को दिखाने के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए। जी। तो ये हमारे संस्कार नहीं है, रूल तोड़ना एक गर्व महसूस करते हैं। ऐसे ही प्रॉपर्टी का यहाँ पे मैं बताती हूँ, जैसे हमारे वहाँ पे हम रियल एस्टेट स्पेशलिस्ट हैं, रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, तो हमारे पास बकायदा लाइसेंस है, हमारे पास हमने सर्टिफिकेट स्टडी किया है उसमें, तो हम एक प्रोफेशनल हैं, हम जीएसटी पे करेंगे सब कुछ। यहाँ कुछ सिस्टम ही नहीं, कोई बोला मैं भी प्रॉपर्टी डीलर हूँ, मैं भी हूँ, बोला मैं बेचने वाले से सेलर से भी कमीशन ले रहे हूँ उसे। मैंने कहा भाई इस कमीशन का कोई आप लोग टैक्स पे कर रहे हो? कहता इसका कोई नहीं। मैंने कहा फिर दोनों हाथ क्यों कर लूँ उससे? मतलब कोई रूल ही नहीं है प्रॉपर्टी का। फिर गवर्नमेंट इस मामले में क्या सो रही है, उनको ये रूल भी बनाने चाहिए। कोई भी बिजनेस है उसकी फ्रेंचाइजी होनी चाहिए, प्रॉपर बंदा एजुकेटेड होना चाहिए किस का बिजनेस हम कर रहे हैं, इसको कुछ पता तो होना चाहिए। यस यस यस। तो यहाँ इस तरह की चीजें हम सिखा ही नहीं रहे, अडॉप्ट कर रहे हैं कि ना जी 20,000 ऊपर के देने पड़ेंगे, न्यू करवाने खातर इस तरह 5,000 देने पड़ेंगे। मैंने कहा भाई ये तो बहुत ही गलत मामला है। जी। तो कहता ना जी आडा न्यू ही चल रहा है, बोला न्यू बिना काम में कौन नहीं चल रहा है। और एक और है ना, अभी पीछे मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑस्ट्रेलिया को रिलेटेड। हाँ जी। सुरेंद्र चहल जी ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे। हाँ जी। और वो वीडियो यूट्यूब पे देख के, और कृष्णा चौधरी एक आंटी जी हैं अपने हरियाणा की, ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, उनका फोन आया ऑस्ट्रेलिया से, तो उन्होंने कहा बेटा हम तो है ना पूरा स्वर्ग में सजा हो रहा है हमारा। तो बोले इतना खूबसूरत देश, इतना मजा है, थोड़ा सा वो आप बताओ दर्शकों को किस तरह का देश है ऑस्ट्रेलिया, कैसा देश है? देखिए जी, ऑस्ट्रेलिया बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री, जैसे आंटी ने बताया जी। वहाँ पे बहुत सारे बीचेस हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, बहुत ग्रीनरी है, हिल्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, ये तो एक अलग बात होगी। दूसरा साफ सफाई बहुत है जी वहाँ पे जी। और सवरक जैसी बात हम कहें तो वहाँ क्लास सिस्टम नहीं है ना अपने यहाँ पे। जैसे बड़े को कोई मान लो हम कहीं का एमएलए भी गुजर गया, बनाया तो जनता ने, ये जनता को राइट है उनसे बात करने का, मिलने का, तो यहाँ उसके चारों तरफ इतना घेरा बना लेते हैं, कोई बात ही नहीं कर सकता उनसे। यस, वीवीआईपी बना देते हैं, वीवीआईपी। लेकिन वहाँ पे ये सिस्टम नहीं है, तो हर कोई वहाँ पे इम्पोर्टेंट है। जैसे अब मेरे पीछे एमपी आ गए और मैं मैकडोनल्ड में कॉफी ले रही हूँ, तो एमपी आ गया, वहाँ पे खुद ही अपनी कॉफी बाय करते हैं, वहाँ पे एमपी हो चाहे कोई सीएम हो, कुछ भी हो, प्रीमियर हो, तो वो मेरे पीछे ही खड़ा होएगा। इवन वो जो अगर बुजुर्ग सिटीजन आ गए तो वो उनको पहले जाने को कहेगा, क्योंकि उसने उन लोगों ने उसको चूज करके भेजा है कि वो उनकी सेवा करे। तो इस तरह का वहाँ सिस्टम है। और वहाँ क्लास सिस्टम नहीं है, तो सब अच्छा वहाँ रहते हैं, बहुत अच्छे घर हम लोगों के, क्या सबके इतने अच्छे घर बने हुए हैं, इतनी अच्छी गाड़ियां हैं लोगों के पास, इतनी लग्जरी लाइफ है। तो हम यहाँ, तो हमारा मंत्री भी इमेजिन नहीं कर रहा वहाँ की जो हम लग्जरी लाइफ जीते हैं। अच्छा। तो मंत्री वाले घरों में और हमारे वालों में भी जमीन आसमान का फर्क मिल जाएगा। ओके। तो बहुत अच्छा, मतलब वहाँ पे सिस्टम है एक। यानी कि हरियाणा का जो मंत्री है वो जैसी जिंदगी जी रहा है, आप उससे शानदार जिंदगी जी रहा है वहाँ का आम आदमी ऑस्ट्रेलिया का। हाँ जी। नेचुरली तो स्वर्ग में सजा है। बंदा वहाँ पे अगर प्रोफेशनल है, जो अच्छे कर्म करने में जिसका ध्यान है, जो नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल यहाँ के मंत्रियों से बहुत बेटर है जी। और हम लोगों के पास अच्छी फैसिलिटीज है, हम लोग इस तरह का शिकार नहीं है। अब सड़कें टूटी हुई है, भीड़, जेल तो मंत्री भी रहा है ना, उसको रूल उसके हिसाब से ठीक ही नहीं हो रहे, क्योंकि आधे मंत्रियों को ही नहीं पता असल में उनको करना क्या है। यहाँ मैं देखती हूँ बहुत सारे मंत्रियों को जिनको सिस्टम ही नहीं पता। हाँ, आप है ना, यही मैं राजनीति की बात पे आ गए। पॉलिटिकल कमेंट्स बहुत ज्यादा रहते हैं आपके, व्यंग आप लिखते हो, और यहाँ की जो हालत है यहाँ के राजनेताओं पर क्या अंतर, और जैसे आपने काफी कुछ बताया है, किस तरह का मतलब ये बदलाव क्यों नहीं है हमारे यहाँ का राजनेता सिस्टम में बदलाव क्यों नहीं लेगा? तो ये राजनेता ही मतलब सिस्टम को वीवीआईपी बनाते जा रहे हैं। देखो, वीआईपी राजनेता नहीं बना रहे, बना तो जनता रही है, क्योंकि नेता कौन होता है? आप और मैं से एक निकला हुआ व्यक्ति है। वो नेता बनने से पहले सिंपल था, हमने उसको इम्पोर्टेंस इतना दे दिया कि पता नहीं क्या बन गया ये। वो एक्चुअल हमारा कुछ सर्व करने के लिए, हमें सर्विस ही नहीं लेनी आती, किस सिक्योरिटी रखनी चाहिए, अच्छी बात है हमारे माहौल देख के,
पर यहाँ के जो वो नेताओं के जो लिटिल बिट क्लोज होते हैं, जिनको छोटे मोटे पद दे के रखते हैं यहाँ की पार्टीज और ये सब, वही लोग आम आदमी को, नए लोगों को जुड़ने ही नहीं देते हैं। जैसे मैं मिलना चाहूँ किसी नेता से, यहाँ कोई आया हुआ हो, तो मेरा तो नंबर लगने ही देंगे पब्लिक में, तो वहाँ पीछे कहीं रह जाऊंगी। बिल्कुल। तो यहाँ हम नेताओं को नहीं ठीक होने दे रहे हैं, और उन नेताओं को चूज कर लेते हैं जिनमें कोई एलिजिबिलिटीज नहीं है। अब मान लो कोई भी पार्टी से टिकट ले आया, उसका पहले नामो निशान नहीं है वहाँ पे, उसकी ना तो हम एजुकेशन चेक करते हैं, बाकी नौकरियों का तो सब कुछ चेक हो रहा है, ना हम उसकी हेल्थ चेक करते कि वो मेंटली और फिजिकली फिट है कि नहीं इस काम के लिए, क्योंकि नेता का काम बहुत बड़ा और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है। मैं अगर यहाँ देखूंगी अपने इस करंट गवर्नमेंट के, बाकियों को तो छोड़ो, मोस्ट ऑफ द लीडर्स दे आर नॉट फिट फॉर देयर जॉब्स, मेंटली और फिजिकली दे आर नॉट। और एजुकेशन के हिसाब से भी काफी सारे ऐसे निकलेंगे, उनका भी इस्तीफा ले दें अगर हम हुए तो। दरअसल क्या है कि ये जो वीवीआईपी है, जनता इसलिए बना रही है कि जनता सिर्फ अपने ट्रांसफर और सिर्फ नौकरी इनकी पर्चियां लेके जाना चाहती है, इसलिए जनता ने उनको बना दिया है। ये जनता की कहीं ना कहीं कमी है, जनता की होती है। अब ये कह देते ना कि भाई इस गवर्नमेंट ने भट्ठा बिठा दिया, फलाना कर दिया, 5 साल पहले दिखा था भट्ठा बिठा रही है, क्यों वोट दिए? बिल्कुल बिल्कुल, सोच समझ के देना चाहिए। पार्टी के सिंबल को वोट दे रहे हो आप, कैंडिडेट को देख ही नहीं रहे। कई सारे ऐसे चेहरे हैं, मैं एक ताऊ खोपर को भी सुनती होती हूँ नारायण से, उनको किस वजह से वो विधायक बने हैं। वो विधानसभा में भी कहते रहते हैं मैं बावड़ी बूचू, मैं बावड़ी बूचू, मेरा मैंने फलानी पार्टी बको लेगी, मैंने दकड़ा बको ले गया, मकड़ा बको ले गया। भाई तू 70-78 साल के कितने के ताऊजी हो रहे हैं भाई, तो इतना बकोने लाग रहे हैं, तेरा अपना माइंड नहीं है, तूने किधर जाना है? यानी वो जनता को बका रहे हैं इस तरह की बातें करके, बस उनको जनता ने बातों में स्वाद आ रहा है, एंटरटेन कर रहे हैं। उनको बॉलीवुड वहाँ पे अपना करियर आजमाना चाहिए, इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, वैसे तो बहुत है महान। तुम्हें जनता को बताना चाहती हूँ कि सोचो ये किसको बना रहे हो। ऑस्ट्रेलिया के नेताओं की क्वालिटी कैसी है, थोड़ा ये बताओ फिर। देखो वहाँ के नेता सारे मोस्ट ऑफ द बहुत एजुकेटेड है, और एक नेता को नेता लगना चाहिए। यहाँ पे नेताओं का कोई ड्रेस कोड नहीं है, कोई भी कुछ भी पहन के चल देता है। हमारे वहाँ पे सूट बूट में रहते हैं। अगर हम फीमेल लीडर्स हैं तो हमारी एक प्रॉपर ड्रेसअप सेंस है, लगेगा कि हम एक लीडर हैं। आप जैसे पत्रकार हैं तो आप लग रहे हैं, एक प्रोफेशन के हिसाब से हम लगने चाहिए। तो यहाँ तो क्या पता क्या पहन के चल जाते हैं लीडर, उनका कोई सिस्टम नहीं है, और एजुकेटेड हैं, और वो आम पब्लिक को बहुत महत्व देते हैं। और किसी को अपॉइंटमेंट चाहिए तो उनके ऑफिस में फोन करो, ईमेल भेजो, तो जैसे उनका कैजुअल के अकॉर्डिंग आपके पास ईमेल आ जाएगी कि आप इतनी तारीख को इतने बजे मिलते, तो एमपी आपको गेट के बाहर मिलेगा स्वागत के लिए, आइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, आपने क्यों विजिट किया, हम भी आखिर में एक सवाल और जो रह गया था हमारा, पीआर के ऊपर। हाँ जी, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया लोग जाना चाहेंगे तो सबके मन में एक ही बात, पीआर कितने दिन में मिल सकता है? सबसे पहले तो वहाँ जैसे एक तो जो एजुकेशन के लिए लोग जाते हैं उनको इजीली पीआर मिल जाता है, वो पढ़ाई पूरी कर लें, उनको पढ़ाई करते करते कोई नौकरी मिल जाती है। हाँ जी। उसके अलावा एक तो उन बच्चों को कितने साल में पीआर मिल जाता है, उसके अलावा कोई आदमी पीआर कमर्शियल बिजनेस लेना चाहे तो उसको पीआर की किस तरह से है, कितने दिन में मिल जाता है, इजीली कैसे मिले? देखो इजी तो कभी, जैसे आप तो पढ़ाई के लिए नहीं गए थे, हाँ आप वहाँ कैसे गए और कितने साल में मिल गया, तो यहाँ कोई आपकी तरह कोई जाना चाहे कैसे मिले, ये सबका सवाल है। ठीक है, देखो एक तो होता है हम वर्क एक्सपीरियंस के बेस पे पीआर यहाँ से डायरेक्ट डाल रहे हैं, क्योंकि मैं अब इमिग्रेशन के टच में नहीं हूँ। हो सकता है अब ऑस्ट्रेलिया ने ओपन कर दिया हो इमिग्रेशन की, हम डायरेक्ट पीआर भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। प्लम्बिंग में, इंजीनियरिंग, कोई भी प्रोफेशन हो, वो हमें ऑस्ट्रेलिया की जो इमिग्रेशन की साइट है, जो रूल्स हैं गवर्नमेंट के, उसके अकॉर्डिंग आप इधर उधर नहीं हो सकते, चाहे प्रधानमंत्री अपना गाड्डा दोस्तों। तो अभी हमें जो है ऑस्ट्रेलिया की जो इमिग्रेशन साइट है उसका जो रूल है वो हर 6 मंथ में चेंज होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम डायरेक्ट पीआर डाल सकते हैं। हर प्रोफेशन की पीआर उन्होंने अगर रूल बना रखा है कि आप इस प्रोफेशन में अप्लाई कर सकते हैं तो कर सकते हैं। कई होते हैं स्पॉन्सरशिप वीज़ा, उसको स्पॉन्सरशिप ये वीज़ा नहीं होता, भी कई लोग हमें कहते हैं रिश्तेदार वगैरह कि हमें स्पॉन्सर कर दो और तुम ले जाओ, ऐसे नहीं होता। स्पॉन्सरशिप वीज़ा होता है एक जॉब का, आपको जॉब टाइटल लेना होगा किसी भी कंपनी में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी वहाँ ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट जो इमिग्रेशन है उसने उसका प्रोफेशन से रिलेटेड आपका क्या तो जॉब डिस्क्रिप्शन होगा, जॉब टाइटल क्या होगा, कि पोजीशन क्या होगी, और उसके हिसाब से कितना सैलरी पैकेज आपका होना चाहिए, उस हिसाब से आपका टैक्स कटेगा, सुपरन्यूएशन कटेगा, आपका मेडिकल का आपके पास वहाँ पे जो है आपने वो करवाया हो, मेंबरशिप ली हुई हो, तो सारा वो सब जब हम मिलेगा फिर हमें आइलेट्स पेपर क्लियर करेगा, किसी में 16 इंच, किसी में 7 इंच। तो ये एलिजिबिलिटी जब आप पूरी करते हैं फिर आपकी फाइल डलेगी।
यहाँ एम्बेसी के थ्रू। तो फिर उनका जितना भी टाइम प्रोसेस है, उन्होंने किसी का टाइम प्रोसेस 2 से 6 मंथ किया हुआ है, किसी का 21 से 23 मंथ्स किया, तो उस अवधि के दौरान आपका वीजा लगकर आएगा। कोई प्रॉब्लम होएगी तो वो आपको इंडिकेट करेंगे कि किस वजह से आपका कैंसिल हुआ, या आप ये डॉक्यूमेंट जमा करा दो तो ये डन हो गया। इस तरह से कि स्पॉन्सरशिप वीजा हो गई। फैमिली वीजाज अलग होते हैं, जैसे मैं ब्लड रिलेशन को बुला सकती हूँ, मेरे खुद के जो मदर वाले वो हैं। बाकियों को अगर मैं बुलाना चाहूँ तो मैं इसी तरह स्पॉन्सर करके जॉब टाइटल वगैरह, तो इस प्रोसेस के थ्रू हम जा सकते हैं, यूं हम खाई नहीं जा सकते किसी भी। और जो स्टूडेंट जाते हैं उन्होंने किस प्रकार का कोर्स लिया है, मान लो आज मैंने बिजनेस स्टडी ले ली वहाँ पे, उसमें मैं चलेगी और 6 महीने बाद गवर्नमेंट के रूल चेंज हो गए, मेरा कोर्स उससे बाहर हो गया पीआर से, तो उसमें पीआर नहीं रहेगी, फिर मुझे हो सकता है दूसरा कोर्स लेना पड़े कंप्लीट करके। तो डिपेंड करता है आप किस कोर्स में गए हैं, किस प्रकार का आपने वहाँ पे जॉब लिया, आपकी क्या एलिजिबिलिटीज बनती है, उस हिसाब से आपका पीआर का जो पीरियड टाइम है डिसाइड होएगा। किसी के हाथ में नहीं है ये, बिल्कुल सेपरेट है। और सबसे आखिर में आपके मन की बात, आप क्या मन की बात कहना चाहेंगे लास्ट में? भाई मैं तो ये कहना चाहूंगी, मैं वहाँ बैठी देखती हूँ ना अपने हरियाणा के, जैसे मैं यहाँ से गई थी 15 साल पहले, यहाँ पढ़ा करती थी जब थोड़ा हरियाणा और था, थोड़ा बेटर था। अभी जैसे ये ज्यादा विकास और ये बातें तो बहुत ज्यादा हुई हैं, लेकिन वो डाउन चले गए हैं। हमारे एजुकेशन भी, युवा जो है वो भटक गया है, फ्रस्ट्रेट हो गया है, उसको ये नहीं पता उसको कहाँ जाना है, नौकरियां नहीं है, कुछ भी नहीं, एजुकेशन भी नहीं है, सब भी यूं ही घूम रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये गवर्नमेंट सिस्टम है ना, सब कुछ कर तो गवर्नमेंट ही रही है, जिन लोगों को हमने चूज कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम ऐसी गवर्नमेंट लेकर आए, ऐसे नेता लेकर आए जो आपका ये सिस्टम ठीक कर सके और हमारे युवाओं को मोटिवेट कर सके। एक नेता जो होता है ना, वो पब्लिक को फेस कर रहा, वो एक पर्सनैलिटी है, उसका एक भी वर्ड बाहर जाएगा तो लोगों पे इम्पैक्ट डालता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो लेकिन मैं आज के दिन में हमारे नेताओं को देखती हूँ तो उनका अपनी जुबान पे, अपनी जीभ पे कोई कंट्रोल नहीं है, दे कैन से एनीथिंग। तो उनका वो ये नहीं सोचते कि आपको जो लोग फॉलो कर रहे हैं, हो सकता है वो भी यही जुबान फॉलो करेंगे, तो क्या फ्यूचर होगा हमारा। तो हमें इस तरह की पर्सनैलिटी चुननी चाहिए, और जब हम एक ओहदे पे आ जाते हैं तो हमें सोच समझकर बोलनी चाहिए। तो ये जनता को मैं यही कहना चाहूँगी कि सोच समझकर उन लोगों को आप अपनी कमांड हाथ में दो जो आपके हित की बात करें विधानसभा में और आपके हित के लिए कार्य करें, और आधी रात में भी आप लोगों के लिए रेडी रहना कि एक्सक्यूजेस बनाते फिरें। हाँ जी, थैंक यू नीतू मलिक जी। दोस्तों, आपने नीतू मलिक जी से ऑस्ट्रेलिया के बारे में, यहाँ के बारे में, वहाँ की महिलाओं के बारे में, राजनीति के बारे में, और ऑस्ट्रेलिया कैसा स्वर्ग है, वहाँ क्या फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ के मंत्रियों से ज़्यादा सुविधाएं वहाँ का आम आदमी ले रहा है, डिटेल में आपने बातचीत सुनी। और इसी तरह की बहुत सारी बातचीत जो हमारे मित्र हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी रहते हैं, उनसे विस्तार में इसी तरह की बातचीत, जानकारीप्रद वीडियोज़ हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल गिल, धन्यवाद मैम जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद बहुत बहुत। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।